नाम सायरा था। मैंने एक मतवसत घराने में जन्म लिया। बहन कोई ना थी और भाई तीनों मुझसे छोटे थे। वालिद साहब मामूली दर्जे के मुलाजिम थे, लेकिन इनकी तनख्वाह में बआसानी गुजारा हो रहा था। मेरी माँ की शादी 16 साल की उम्र में हुई थी। वो बहुत अच्छी थी। बस एक मसला इनके साथ था कि इन्हें टीवी देखने का बहुत शौक था। वो जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाने के बाद टीवी देखने बैठ जाती थी, तो फिर उठने का नाम नहीं लेती थी। सारे ड्रामे देखती। अगर मौका मिलता तो वीसीआर पर इंडियन फिल्में देख लेती। मैं इन दिनों छोटी सी थी और मुझको ज्यादा शऊर नहीं था, फिर भी मैं माँ के साथ टीवी देखती थी। रफ्ता रफ्ता शऊर की मंजिलें तय करने लगी। इंडियन फिल्मों में जो कुछ देखती तो सोचने लगती कि काश ये चीजें हमारे घर में भी होती। जो जो उम्र बढ़ती गई, शऊर बढ़ता गया। फिल्मों की दुनिया मुझको बहुत हसीन लगने लगी। अम्मी का शौक बरकरार रहा। इन्हें ध्यान ना रहा कि मैं जवानी के दौर में कदम रख रही हूँ। अब इनको एहतियात बरतनी चाहिए। वो अब भी मेरे साथ बैठी फारिग वक्त में इंडियन रोमानी फिल्में देखती थी। अब्बू काम पर चले जाते और भाई स्कूल होते। यूं मुझको बचपन ही से ना सिर्फ इन फिल्मों का चस्का पड़ गया, बल्कि शौक पैदा हो गया कि मैं भी फिल्मों में और ड्रामों में काम करूं। ये शौक अंदर अंदर पलता रहा। इसी वजह से मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। अम्मी जान ने भी तरबियत में कोताही की, क्योंकि इनको ड्रामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। वो मुझे कनात सिखाती, कलाम पाक का तर्जुमा समझाती। मैं फेल होने के डर से स्कूल से गैर हाजिर हो जाती। अगले दिन उस्ताद डांटते, टेस्ट क्यों नहीं दिया। मैट्रिक में साइंस ले रखी थी, फेल होना यकीनी था। अम्मी को बिल्कुल परवाह नहीं थी। अब्बू ने भी ट्यूशन रख कर ना दी। वो ट्यूशन के खिलाफ थे, कहते थे खुद पढ़ो, और बच्चे भी तो पढ़ते हैं। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से हमारे वक्त परेशान रहने लगी थी। बताती चलूं कि मैं मामूली शक्लो सूरत की थी, रंगत सांवली और जिस्म दुबला। लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती तो मुझे बुरा लगता। सोचिए, जो लड़की हर वक्त तस्वुरात की दुनिया में रहे, खुद को ख्यालों में परिस्तान की परी समझे और हम जोलियां इसको कल्लो सायरा कहें, तो दिल पर क्या गुजरती होगी। बहरहाल मैंने मैट्रिक मामूली नंबरों से पास कर लिया और अब कॉलेज में दाखिले का मरहला आ गया। बड़ी दौड़ धूप के बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, मगर साइंस में नहीं, आर्ट्स में, क्योंकि नंबर बहुत कम थे। मैंने यही गनीमत जाना कि चलो कॉलेज लाइफ तो मिली, जबकि वालिदैन नाराज थे। कम नंबर क्यों लाई हो, अच्छे नंबर लेती। हम तुमको डॉक्टर बनाना चाहते थे और तुमने आर्ट्स में दाखिला ले लिया। कॉलेज में कदम रखते ही फैसला कर लिया था कि कुछ करके दिखाऊंगी, ताकि जो लोग मुझे धुतकारते हैं, मजाक उड़ाते या डांटते हैं, वो सब मेरी इज्जत कर सके। मैं को एजुकेशन वाले स्कूल से गर्ल्स कॉलेज आई थी, लेकिन कॉलेज का अपना ही मजा था। वाकई कॉलेज लाइफ बेनजीर होती है। होमवर्क था और ना ही पाबंदी थी। यहाँ बड़ी मॉडर्न लड़कियाँ पढ़ती थीं, जिनके पास मोबाइल फोन्स थे। वो बड़ी बड़ी शानदार गाड़ियों में आती। बावर्दी ड्राइवर जब इनकी कार का दरवाजा खोलते तो दिल में हसरत उभरता। ठंडी आह भर कर सोचती, एक दिन मैं भी सबको बता दूंगी कि सायरा कौन है और क्या है। ये वो दौर था जब खुद को संभालने की जरूरत होती है, ताहम मुझ में ये सलाहियत नहीं थी। हकीकतों का इदराक करने की बजाय मुझे बाप की मामूली नौकरी पर बड़ा गुस्सा था। मैं सोचती कि अगर किसी बड़े बिजनेसमैन या अफसर की बेटी होती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। आराम से मैं अपने वालिदैन से अपने शौक बयान करती और वो मेरी हर आरज़ू पूरी करते। मैं एक तरसी हुई लड़की थी। जी चाहता था कि सरकारी स्कूल की बजाय शहर के महंगे स्कूल जाऊं,
महंगे कॉलेज में पढूं, महंगे परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करूं ताकि खूबसूरत नजर आऊं। फिल्मों वाली राजकुमारियों जैसी जिंदगी गुजारना चाहती थी। अफसोस कि कॉलेज लाइफ स्कूल से भी बुरी निकली, क्योंकि मैं कॉलेज में पसंदीदा तालिबा ना बन सकी। लेक्चरार मुझको नजरअंदाज करने लगी। लड़कियां मुझसे दोस्ती की ख्वाहिशमंद नहीं थी। एक बार एक लड़की ने मेरी शिकायत लेक्चरार से कर दी, जिसने मुझे इस कदर जलील किया कि और ज्यादा एहसासे कमतरी का शिकार हो गई। अब मैंने खूब झूठ बोलने शुरू कर दिए। क्लास की चालाक लड़कियों से दोस्तियां रखती और बातों में खुद को बड़े खानदान का कहा करती। फर्स्ट ईयर की छुट्टियों के दौरान मैंने कौंसिल से कोर्स किया। इस दौरान वहाँ एक ड्रामा बन रहा था। मैंने डायरेक्टर से बात की। मुझे देखकर तो इनका मूड नहीं बना, मगर मिन्नत समाजत भरे लहजे की वजह से शायद तरस खा कर कहा कि तुमको मैं ड्रामे में चांस दे दूंगा। लेकिन अगले दिन उन्होंने मेरी जगह एक प्यारी सी गोरी लड़की को ड्रामे में ले लिया, जो बहुत मॉडर्न थी। मुझे डायरेक्टर पर गुस्सा आया और शिकवा किया, तो इस गोरी लड़की ने मेरा मजाक उड़ाकर कहा कि तुम चूहे जैसी शक्ल वाली को ड्रामों में कौन लेगा, तुम्हें तो कोई नौकरानी के रोल में भी ना ले, और तुम हीरोइन बनने के ख्वाब देख रही हो। इस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ। कई दिन तक दिल में अरमान दबाए सिसकती रही कि अगर मुझको चांस मिल जाता तो शायद जिंदगी बन जाती। शक्ल मामूली हो लेकिन अदाकारी के जौहर हों तो बड़े बड़े मकाम खाली होते हैं। ये नुक्ता मैं किसी को कैसे समझा सकती थी। ऐसे मैंने कर लिया। अब किसी ऊंचे कॉलेज जाना चाहती थी जहां आर्ट और मौसीकी की क्लासेस भी होती हो, जहां गुलकार और फनकार फन सीखते हैं। ऐसे कॉलेज तक मेरी पहुंच नहीं थी। तमन्ना मगर शदीद थी। हमारे शहर में लाहौर आर्ट कॉलेज की एक ब्रांच खुली। पता करवाया। 1 लाख रुपया फीस का सुनकर मैं सुन हो गई। भला ऐसी मेरी औकात कहाँ थी। बहरहाल अपना कॉलेज छोड़ा और एफए के बाद एक दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लिया। नए कॉलेज में कुछ मॉडर्न मज़ामीन भी पढ़ाए जाते थे। शुरू में तो मैं बहुत खुश थी, मगर बीए की पढ़ाई ने जीना हराम कर दिया था। इस कॉलेज में अंग्रेजी जुबान का जोर था और ये जुबान मुझे नहीं आती थी। लड़कियां फर इंग्लिश बोलती तो इनके सामने निक्कू बन जाती। अब सोचती बिला वजह पुराना कॉलेज छोड़ा। वहाँ कम से कम आधी लड़कियां तो मेरे जैसी उर्दू मीडियम थी, यहाँ पर सारी इंग्लिश मीडियम थी। वो मुझे जरा भी मुंह नहीं लगाती थी। एहसासे कमतरी का असदहा मुझे बुरी तरह निगलने लगा। ख्वाहिशात दब जरूर जाती हैं, मगर मरती नहीं है। मुझे भी दबी हुई ख्वाहिशात की टीबी दीमक की तरह चाटने लगी। बार बार ये सोचकर आंखों में आंसू आ जाते थे कि मेरा बाप एक मामूली सरकारी मुलाजिम क्यों है, कोई बड़ा सेठ, कोई आला सरकारी ऑफिसर या सियासतदान क्यों नहीं, कि आज मैं इन लड़कियों के सामने कीड़े मकोड़े जैसी हैसियत रखती हूँ। खुदा ने इनको बंगले, गाड़ियाँ भी दी और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ी। हालात ने मुझको निचोड़ दिया था कि मेरा थोड़ा बहुत हुस्न भी बर्बाद कर दिया। असल में तो सोचों का परतू चेहरे को तमाज़तो तमानियत अता करता है। यहाँ अब ना तमाज़त रही और ना तमानियत की शादाबी बाकी रही। सोच सोच कर कुड़ कर आंखों में स्याह हल्के पड़ गए। लामुहाला पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा था। एक लेक्चरार समझदार और हमदर्द थी। शायद वो मेरे प्रॉब्लम को समझती थी, मुझ पर नजर रखी हुई थी। जब कॉलेज टेस्ट में फेल हो गई और मेरा दाखिला ना गया, तो इस टीचर ने मेरा सिफारशी दाखिला कॉलेज की तरफ से भिजवा दिया। मैं अपना आप अच्छा बनाने की कोशिश करती, खुद को अमीर लाइक कहती, मगर फिर भी किसी न किसी तरह इमेज खराब होता। मैं वैन में आती जाती थी, मगर कॉलेज में लड़कियों से कहती कि मेरे घर में 4 गाड़ियां हैं, एक अम्मी की, एक अब्बू की, एक भाई की और मेरी, मगर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती और ड्राइवर नहीं है, लिहाजा वैन में आती जाती हूँ।
अपना घर भी एक पोश इलाके में बताती। मेरा घर पहले एक ऐसे मोहल्ले में था जहाँ शुरफा रहा करते थे। फिर अम्मी और मेरे इसरार पर अब्बू ने बंगला टाइप मकान ढूंढना शुरू कर दिया। अम्मी कहती कि इसकी सहेलियां ऊंचे घरानों की हैं और ये इनको शर्म से इस घर में नहीं बुलाती कि वो अच्छे इलाकों में रहती हैं। हमारा इलाका गरीबों का है, भला यहाँ वो इनको क्यों बुलाए। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो अमीर घराने में सायरा का रिश्ता कैसे होगा। अम्मी की इन बातों ने वालिद साहब को अपना छोटा सा जाती मकान बेचने पर मजबूर कर दिया। अब उन्होंने एक बंगला नुमा मकान ढूंढ तो लिया जो निस्बतन कम कीमत पर मिल रहा था, लेकिन इसका पड़ोस अच्छा नहीं था। यानी वहाँ एक ऐसी उम्र रसीदा औरत रहती थी जो किसी जमाने में तवाइफ रह चुकी थी। गालिबन इस वजह से मकान की कीमत कम थी कि शुरफा इस घर को खरीदने से कतराते थे। वालिद साहब ने कुछ कर्जा सूद पर लिया और ये घर खरीद लिया। बाद में पता चला कि वो औरत भी तवाइफ थी और बाद में कुछ अरसे फिल्मों में भी काम किया था। बहरहाल अब ये औरत नेक चलन से जिंदगी बसर कर रही थी। तभी आसपास के लोग इसको बर्दाश्त किए हुए थे। इसका नाम परवीन था। वैसे ही मोहल्ले वाले इसे नेक परवीन कहते थे। काफी खूबसूरत थी। अम्मी की इसके साथ दोस्ती फिल्म बीनी के शौके मुश्तरक की वजह से हुई, क्योंकि नेक परवीन के पास बहुत सी पुरानी इंडियन फिल्मों की कैसेटें थी जो वो अम्मी को देती रहती थी। खुद परवीन की जुबानी पता चला कि किसी जमाने में फिल्म स्टार रही थी। फिल्म स्टार तो मेरा आइडियल थे, बस परवीन भी मेरा आइडियल बन गई। वो बड़ी सलीकामंद, शीरी जुबान और बनी समरी रहने वाली औरत थी। तभी मैंने फैसला कर लिया कि एक रोज इस जैसी बनूंगी। नई जगह आने से कॉलेज और दूर हो गया, आने जाने में थक जाती थी। पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा और बीए में 4 मज़ामीन में फेल हो गई। घर और खानदान वालों के ताने बेइज्जती अपनी जगह पर थी। मेरी दुश्मन क्लास फेलोज की तो ईद हो गई। कुछ शरीर लड़कियों ने मेरा मोबाइल नंबर एक लड़के को दे दिया जो मुझे घटिया पैगामात भिजवाने के साथ साथ फेल होने पर मुबारकबाद देता और खूब हंसता। फेल हो जाने के बाद मेरा जीना दोभर हो गया। फेल हो जाने के बाद मेरा जीना दोभर हुआ तो दिमाग की कैफियत अजीबोगरीब हो गई। तब एक दिन मैंने अजीबोगरीब फैसला कर लिया। लाहौर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, सोचा जाकर किस्मत आजमानी चाहिए। सो मैं किस्मत आजमाने गई। रोशनियों के शहर लाहौर के लिए टिकट लेकर बस में बैठ गई, बगैर ये सोचे कि कहाँ जाकर रहूंगी। बस जज्बात मद्देनजर रखे। और किस कदर बेवकूफ थी। ऐसा तो सिर्फ फिल्मी दुनिया में होता है, असल जिंदगी में कब ऐसा होता है। जब बस अड्डे पर रुकी तो मैं उतरकर रिक्शे में जा बैठी। रिक्शे वाले ने पूछा कि कहाँ जाना है। कहा कि करीब जाना है, सीधा चलते चलो, आगे बता दूंगी। यूं मैं कभी इधर और कभी उधर उसे घुमाने लगी। तब इसने तंग आकर पूछा, अरे बीबी सही तरह से बताओ कि जाना कहाँ है। मुझे और तो कुछ ना सूझा, इतना बोली जहाँ फिल्म एक्ट्रेस रहती हैं वहाँ ले चलो। कहने लगा, क्या बाजारे हुस्न? माफ करो, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। तुम उतरो यहाँ और जहाँ जाना है खुद चली जाओ। इसने मुझे एक फास्ट फूड होटल के करीब उतार दिया। होटल में अंग्रेजी गाने लगे थे और मॉडर्न लड़के लड़कियाँ बैठे थे। अभी तक मेरी आंखों में एक बड़ी अदाकारा बनने के ख्वाब सजे हुए थे। यकीन था कि एक ना एक दिन मैं अखबारों की जीनत बनूंगी और लोग मेरी तस्वीरें देख देख कर ना थकेंगे। वालिद तब पिंडी में एक आला तर्ज का बंगला पोश एरिया में खरीद लेंगे तो लोग इनको सलाम करेंगे और वो खूब सर ऊंचा करके तन कर चलेंगे। रात गुजरती जाती थी। अचानक मैंने सामने के रुख पर चलना शुरू कर दिया। सोचा कि कोई सस्ता सा होटल देखूं, रात गुजार लूं, सुबह किसी तरह फिल्म स्टूडियो का पता करूंगी। यही सोचती जा रही थी कि एक कीमती मर्सिडीज गाड़ी मेरे पास से गुजरी। इसमें हसीन नौजवान बैठा था। मैं इसकी तरफ देखकर ठिठक गई तो इसने गाड़ी रोक ली। ये जगह लॉरेंस गार्डन के करीब थी। मैं खुश थी
कि चलो अमीरजादा मिल गया। इसने खिड़की से मुंह निकाल कर पूछा, कहाँ जाना है? अगर सवारी नहीं मिल रही तो छोड़ दो। मैंने फौरन कहा कि हाँ, बड़ी देर से सवारी देख रही हूँ। इसने दरवाजा खोल दिया और मैं जल्दी से इसकी गाड़ी में यूं बैठ गई जैसे डूबते को कोई सहारा मिल जाए। कहाँ जाना है? इसने पहला सवाल किया। मुझे आपकी जरूरत है। मैंने बगैर तवक्कुफ जवाब दिया तो वो हैरान हो गया। तभी तवज्जो से मुझे देखकर बोला, आप तो ऐसी नहीं हो, चक्कर क्या है? मुल्तान से आ रही हूँ। सुना है लाहौर में फिल्में बनती हैं। मुझे अदाकारी का शौक है, इसलिए आई हूँ। ये सुनते ही कहकहा मारकर हंसा, इतना हंसा कि गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। मेरी सूरत देखकर इसको मेरी बात का यकीन आ गया था, क्योंकि एक छोटा सा सफरी वैन भी साथ था। बहरहाल वो मुझे घर ले आया और अपनी प्यारी सी बीवी को सारा अहवाल सुनाया। वो पहले तो हंसने लगी, फिर संजीदा हो गई और मुझे समझाने लगी। तब मुझको गुस्सा आने लगा कि ये मुझ पर क्यों हंस रहे हैं। मैंने ऐसा कौन सा लतीफा सुना दिया है? मेरा मूड ऑफ देखकर वो बोली, शुक्र है कि तुम गलत हाथों में नहीं पड़ी, वरना अभी तक तुम्हारा जाने क्या हाल होता। दोनों मियाँ बीवी मुझे काफी देर तक समझाते रहे कि इस तरह फिल्म स्टार नहीं बनते, इज्जत जरूर मट्टी में मिल जाती है। यूं भी फिल्म स्टार बनना मुश्किल है, अगर बन जाओ तो ठोकरे खा खा कर जीना पड़ता है। शराफत ही औरत का असल जेवर है। अदाकारा बनकर औरत को बहुत कुछ मिल जाता है, मगर सुख चैन तो तकदीर से ही मिलता है। उन्होंने प्यार से बातें की, खाना दिया और इनकी बातों ने मेरे दिल में जगह बना ली। इनके घर एक नौकर था जो खासा बूढ़ा और बदशक्ल था, बस नाम का चौकीदार था, वरना चौकीदारी के लिए कतई मौजू ना था। नाम इसका खादिम हुसैन था। मुझे वो एक आंख नहीं भाता था, ताहम वो मुझको बड़ी तवज्जो से काम करते देखता। एक दिन सेठ नदीम और इनकी बीवी सना बैठे थे कि मुझे बुलाकर कहा, हम तुम्हारा घर आबाद करना चाहते हैं, तुम्हें एतराज तो नहीं? क्योंकि आखिर कभी ना कभी लड़की को शादी करके घर आबाद करना पड़ता है। मैं चुप रही। तब सना बाजी कहने लगी कि खादिम हुसैन बड़ा शरीफ आदमी है, तुम्हारा भी कोई नहीं है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। मुझे झटका लगा, मगर सना बाजी ने अपनी मीठी जुबान से मुझको राम कर लिया और लावारिस जाहिर करने की वजह से मुझको इस मनहूस से शादी करनी पड़ी। निकाह के बाद खादिम हुसैन मुझको गुजरांवाला ले गया। जब मैंने इसका गंदा घर देखा तो इसके गुर्बत ज़दा माहौल से घिन आने लगी। इससे मेरे वालिद का घर कहीं बड़ा था, जहां मैंने इकलौती बेटी होने की वजह से शहजादियों की मानिंद परवरिश पाई थी। यहाँ आकर पता चला कि खादिम हुसैन की मैं दूसरी बीवी हूँ। इसकी पहली बीवी मौजूद थी, जिसका नाम रजिया बेगम था और वो शक्ल से चुड़ैल लगती थी। लेकिन अब सिवाय सब्र के चारा क्या था। कई दिन तक मैंने बर्दाश्त किया। इसकी बीवी और बच्चों की तो लगता था कि मैं मुलाजिमा हूँ। वो सारे घर का काम मुझसे करवाती। एक दिन जब मैं बर्तन धो रही थी, खादिम 2 बदमाश किस्म के आदमी लेकर आया। तब मैं इसकी कम अकली पर हैरान रह गई कि वो पराये आदमियों को अपनी बीवी दिखा रहा था। वो दोनों मेरी तरफ ऐसे घूर रहे थे जैसे कसाई बकरी को देखते हैं। एक ने दूसरे की तरफ देखकर आंख दबाई, जिसका मतलब था ठीक है ले लो, और 1000 रुपए के नोटों की गड्डियां जेब से निकालकर उन्होंने खादिम हुसैन को दी। वो खस्ता हाल इन नोटों से जेब भर रहा था और मुस्कुरा रहा था। शायद कि इन नोटों में इसकी गुर्बत का इलाज और बच्चों का शानदार मुस्तकबिल छुपा हुआ था। रकम अदा करते ही इन दोनों आदमियों ने मुझे कांच की गुड़िया की तरह पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगे। इस वक्त रजिया के चेहरे पर फतह की चमक थी। शायद इसीलिए वो खामोश रही थी कि खादिम हुसैन ने इसको समझा दिया था कि ये सोने की चिड़िया है, ये बिकेगी तो दाम खरे होंगे, तब इन रुपयों से तुझे सोने के जेवर बनवा कर दूंगा। इसके बाद मेरे साथ भी वही हुआ जो ऐसी ख्वाबपरस्त, खुदसर और घर से भटकी हुई लड़कियों के साथ होता है। अब मैं जमाने की ठोकरों में थी। इस दलदल में कूदने का खुद शौक हुआ था, मगर मैं जानती थी कि दलदल में डूबना किस कदर अजियत भरा होता है।
भटक जाने के बाद जब घर बसाने का इरादा कर लिया तो तकदीर मुझे कहाँ लाकर छोड़ गई है। आज मैं बाज़ारे हुस्न की जीनत हूँ और यहाँ से निकलने के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जिन लोगों की मलकियत हूँ इनका नेटवर्क बड़ा मजबूत है। इनकी रसाई दूर दूर तक है। जब असरो रसूख वालों का मन करता है ये इनका दिल बहलाने का सामान ले जाते हैं। भला इनके हाथ फिर क्यों लंबे ना हो। मुझे अपना घर और बचपन बहुत याद आता है, मगर कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ मेरा कोई हमदर्द और गमगुसार नहीं है। मैं लाहौर में जाना चाहती थी, किस्मत ने मुझे वहाँ ना पहुँचाया। फिल्म स्टूडियो की बजाय कहाँ पहुँचा दिया। यहाँ के बासियों ने मेरा नाम, मेरी शनाख्त तक छीन ली है। वो मुझे सोहा के नाम से पुकारते हैं। मैं खुद भी अपना नाम, अपनी वल्दियत को भूल जाना चाहती हूँ। अक्सर तन्हाई में खुद से पूछती हूँ कि मुझे सायरा से सोहा किसने बनाया, तकदीर ने या खुद मेरी अपनी ख्वाहिशात ने। मैं सितमज़दा और मजलूम हूँ या ख्वाहिशात की पुजारन, मुझे खुद मालूम नहीं है।